नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवागमन व्यवस्था हुई खत्म। देश की आंतरिक सुरक्षा को दुरुस्त करना है प्रमुख कारण। द्विपक्षीय समझौते के तहत 1970 में लागू हुई थी यह व्यवस्था। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का 23वां एडिशन हुआ नई दिल्ली में आयोजित। लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस थी इसकी थीम। सालाना आयोजित किया जाने वाला एक फ्लैगशिप इवेंट है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। और लोकसभा में की गई फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की चर्चा। फ्लू गैस से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। थर्मल पावर प्लांटों में इस उपकरण को लगाने का दिया गया है निर्देश। आइए खबरों की शुरुआत करें। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम यानी मुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म करने का फैसला सुनाया है। गृह मंत्रालय ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से खत्म करने की सिफारिश की है। इससे पहले गृह मंत्री ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ यानी फेंसिंग लगाने की बात कही थी। पहले हम समझते हैं कि फ्री मूवमेंट रिजीम दरअसल है क्या। यह भारत और म्यांमार के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है। यह समझौता 1970 से लागू है। इसमें दोनों देशों के आदिवासी समुदाय के ऐसे नागरिक जो सीमा से 16 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं, दूसरे देश में 16 किलोमीटर तक बिना वीजा के जा सकते हैं। उन्हें सीमा पर केवल बॉर्डर पास दिखाने की जरूरत होती थी। मतलब यह कि म्यांमार के नागरिक भारत में 16 किलोमीटर तक और भारत के नागरिक म्यांमार में 16 किलोमीटर तक बिना वीजा की यात्रा कर सकते थे। इसमें कंडीशन यही है कि वे दोनों में से किसी भी साइड पर 16 किलोमीटर के दायरे में ही निवास करते हों। आमतौर पर यह बॉर्डर पास 1 साल के लिए वैलिड होता था। साथ ही एक विजिट में 2 हफ्तों तक स्टे कर सकते थे। गृह मंत्रालय ने इस निर्णय के पीछे की वजह भी बताई है। पहला कारण है देश की आंतरिक सुरक्षा को दुरुस्त करना और दूसरी वजह है उत्तर पूर्व के ऐसे राज्य जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं उनका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर मेंटेन रखना। देखिए, भारत के इस फैसले के पीछे केवल यही वजह नहीं है। आपको याद होगा साल 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ था। इससे भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी खतरा बढ़ा है। दूसरा, पिछले साल मणिपुर में भड़की हिंसा ने भी सरकार के इस फैसले में अहम भूमिका निभाई है। यहां तक कि मणिपुर की राज्य सरकार तो इस हिंसा के पीछे अवैध प्रवासियों को ही जिम्मेदार बता रही थी। गौरतलब है कि मणिपुर म्यांमार के साथ तकरीबन 400 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। केंद्र सरकार के हालिया फैसले पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया है। भारत और म्यांमार एक दूसरे के साथ 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करते हैं। भारत के मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आज लोकसभा में थर्मल पावर प्लांटों में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन उपकरण की स्थापना के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में दिया। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी FGD फ्लू गैस से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत थर्मल पावर प्लांट्स में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का प्लांट लगाया जाता है। यह प्लांट बॉयलर, भट्टियों और अन्य स्रोतों द्वारा उत्पादित फ्लू गैस से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाता है। बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के बावजूद आज भी भारत के कुल बिजली उत्पादन में थर्मल पावर प्लांट्स का योगदान सबसे ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक यह अभी भी 2/3 के आसपास है। थर्मल पावर प्लांट्स कोयले जैसे प्राथमिक ईंधन पर निर्भर होते हैं। ये कोयला प्राकृतिक गैस, हीटिंग तेल जैसे ईंधन की ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। मगर इसमें दिक्कत यह है कि प्राथमिक ईंधन जलने के बाद बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का उत्सर्जन करते हैं, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक है। इस समस्या से निपटने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उत्सर्जन मानक तय किए गए हैं और थर्मल पावर प्लांटों में FGD यानी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन उपकरण को लगाने का निर्देश दिया गया है। उत्सर्जन मानकों का पालन करने के लिए थर्मल पावर प्लांटों को केंद्र द्वारा शुरू में 2017 की समय सीमा दी गई थी। बाद में इसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए 3 अलग अलग समय सीमाओं में बदल दिया गया। कैटेगरी ए के क्षेत्रों के लिए 31 दिसंबर 2024 की समय सीमा तय की गई है।
कैटेगरी ए में एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ साथ भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित पावर प्लांट्स को रखा गया है, जबकि कैटेगरी बी के क्षेत्रों के लिए 31 दिसंबर 2025 की समय सीमा तय की गई है। कैटेगरी बी में सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिभाषित गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या नॉन अटेनमेंट सिटीज के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित पावर प्लांट्स को रखा गया है। नॉन अटेनमेंट सिटीज का दर्जा उन शहरों को दिया जाता है जिनका प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। खैर, अब कैटेगरी सी पर आते हैं। कैटेगरी सी के क्षेत्रों के लिए 31 दिसंबर 2026 की समय सीमा तय है। कैटेगरी सी में कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में शामिल प्लांट्स को छोड़कर सभी को शामिल किया गया है। अब सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जान लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है तथा यह भारी, रंगहीन और जहरीली गैस है। इसमें एक तीखी और बेचैन करने वाली गंध होती है जो तुरंत जलाई गई माचिस की तीली की गंध के समान होती है। सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण के मध्यवर्ती चरणों में इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। प्राकृतिक तौर पर यह ज्वालामुखीय गैसों और कुछ पानी के गर्म झरनों के घोल में पाया जाता है। आमतौर पर इसे हवा या ऑक्सीजन में सल्फर या सल्फर के यौगिकों जैसे आयरन पायराइट या कॉपर पायराइट को जलाकर औद्योगिक रूप से तैयार किया जाता है। इसके अलावा सल्फर युक्त ईंधन के जलने से वातावरण में बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। यह वायुमंडल में जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है जो अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख कंपोनेंट होता है। अगर बात सल्फर डाइऑक्साइड के इस्तेमाल की करेंगे तो इसका इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फाइड्स बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। रेफ्रिजरेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लीच और खाद्य संरक्षण में भी इसका इस्तेमाल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राज्यों में उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन की निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाती है, जबकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की स्थापना की निगरानी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता की जाती है। महात्मा गांधी का एक कथन है, पृथ्वी पर सबकी जरूरतों के लिए संसाधन पर्याप्त है लेकिन लालच के लिए नहीं। आज जिस सतत विकास पर दुनिया भर में बात हो रही है उसे हम गांधी जी के इस कथन से समझ सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाना कितना जरूरी है, इसके महत्व को समझते हुए WSDS यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट आयोजित की जाती है। इस समिट का 23वां एडिशन नई दिल्ली में 7 से 9 फरवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस रखी गई है। WSDS टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा सालाना आयोजित किया जाने वाला एक फ्लैगशिप इवेंट है ये। अब सवाल उठता है कि टेरी क्या है? टेरी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास और क्लाइमेट जस्टिस यानी जलवायु न्याय का मतलब समझ लेते हैं। सतत विकास शब्द की व्याख्या वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। सतत विकास या धारणीय विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें वर्तमान की जरूरतों के साथ साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है। कुछ ऐसे समझिए जैसे घरों में पेरेंट्स अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए संपत्ति, घर जैसी चीजें तैयार करते हैं। ऐसे ही आज की पीढ़ी को प्रकृति में मौजूद संसाधनों को इस तरह उपयोग करना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ियां इनके लिए मोहताज ना हो, उन्हें भी वो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन मिले। दरअसल प्रकृति की अपनी सीमाएं हैं, तो जब हम अपनी विकास नीतियां तय करते हैं तो हमें इन सीमाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। सरल शब्दों में, आसान भाषा में कहें तो आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के बीच जरूरी संतुलन का नाम ही सतत विकास है। अब बात कर लेते हैं क्लाइमेट जस्टिस की। क्लाइमेट जस्टिस में यह माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक असर सब पर एक सा नहीं है। इसके मुताबिक हाशिए पर पड़ी आबादी जैसे महिलाएं, गरीब बच्चे, अल्प विकसित देशों पर इसका ज्यादा घातक असर होता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जो प्रयास किए जाएं, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसका खामियाजा किसने ज्यादा भुगता है।
देखिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाती है। अमीर देश स्वच्छ ऊर्जा वाली तकनीक पर निवेश करके अपने देश के नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण मुहैया करा सकते हैं। लेकिन गरीब देश क्या करेंगे, जिनके पास अभी अपने नागरिकों की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए धन नहीं है। ऐसे ही बच्चे और महिलाएं, आमतौर पर यह तबका अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। इसलिए क्लाइमेट जस्टिस इस मामले में सबके लिए न्याय की बात करता है। लोकसभा में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी योजना के बारे में जानकारी पेश की। इस योजना को यूनियन कैबिनेट ने जनवरी 2024 में मंजूरी दी है। 2021 से 26 के दौरान लागू होने वाली इस योजना का बजट 4,797 करोड़ रुपए का रखा गया है। पृथ्वी योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें वर्तमान में चल रही कई सब स्कीम्स को शामिल किया गया है। इसमें अक्रॉस यानी एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलाइजिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज, ओ स्मार्ट यानी ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एंड एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, पेसर यानी पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेयर रिसर्च, सेज यानी सेस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेज, रीच आउट यानी रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच शामिल हैं। गौरतलब है कि हमारी पूरी पृथ्वी में 5 कंपोनेंट होते हैं। इन 5 कंपोनेंट में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर और बायोस्फेयर शामिल हैं। पृथ्वी योजना में शामिल 5 सब स्कीम्स इन कंपोनेंट्स को बेहतर ढंग से समझने में अहम भूमिका निभाती हैं। पृथ्वी योजना के तहत रिसर्च गतिविधियों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थानों के जरिए अंजाम दिया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत रिसर्च में तकरीबन 10 संस्थान काम करते हैं। इनमें इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, हैदराबाद स्थित इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज शामिल हैं। आपको बता दें, किसी भी योजना में एग्जाम के लिहाज से 2 बातें याद रखनी होती हैं। योजना किस मंत्रालय की है? पृथ्वी योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की है। इसका मकसद क्या है? मकसद है मौसम और जलवायु से जुड़ी चुनौतियों का समाधान। योजना के तहत रिसर्च में पृथ्वी के 5 कंपोनेंट्स में होने वाले परिवर्तनों को नोटिस किया जाएगा। इसी आधार पर मौसम को प्रिडिक्ट करने वाले मॉडलिंग सिस्टम्स को तैयार किया जाएगा। योजनाओं पर किस तरह से सवाल बनते हैं, ये समझने के लिए साल 2016 में UPSC द्वारा पूछे गए सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, निर्धन कृषकों को विशेष फसलों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, वृद्ध एवं निसहाय लोगों को पेंशन देना, या फिर कौशल विकास एवं रोजगार सृजन में लगे स्वयंसेवी संगठनों की फंडिंग करना। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प A। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा की सफलतापूर्वक स्थापना और परीक्षण किया। इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इस सुविधा को जिगर थंडा नाम दिया गया। यह भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि केवल कुछ ही देशों के पास उन्नत हाइपरसोनिक परीक्षण क्षमता है। यह गगनयान, RLV और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के चल रहे मिशनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इसका आयोजन 6 फरवरी से 9 फरवरी के बीच दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। इस आयोजन में 3 खेल स्पर्धाओं में विभिन्न बिम्स्टेक सदस्य देशों के 268 से अधिक एथलीट्स हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, टूर्नामेंट की घोषणा 2018 में चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यदि हम बिम्स्टेक की बात करें तो यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन 1997 के बैंकॉक घोषणा के जरिए किया गया था। इसके सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। तमिलनाडु सरकार मन्नार की खाड़ी क्षेत्र में डूबते करियाचल्ली द्वीप को बचाने के लिए एक योजना पर काम कर रही है। करियाचल्ली द्वीप का जीर्णोद्धार 2024-25 में किया जाएगा। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है।
आपको बता दें, यह तमिलनाडु तटीय पुनर्स्थापन मिशन का एक हिस्सा है। इस मिशन के तहत जलमग्न वान द्वीप को सफलतापूर्वक बचा लिया गया था। यदि हम मन्नार की खाड़ी की बात करें तो यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट के बीच स्थित है। यहाँ कुल 21 द्वीपों का एक समूह स्थित है। यह 3 अलग अलग तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों से संपन्न है, अर्थात मूंगा, चट्टान, समुद्री घास और मैंग्रोव। इसके अलावा यहाँ भारत का पहला समुद्री जीवमंडल रिजर्व स्थित है। इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030 शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई। इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के दौरान जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा तथा भारत 2027 तक वैश्विक तेल मांग के मामले में चीन से आगे निकल जाएगा। इसी के चलते वैश्विक तेल बाजारों में भारत की भूमिका के बढ़ने की उम्मीद है, जो इसकी अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और डेमोग्राफी में मजबूत वृद्धि के संकेत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया तथा श्रील प्रभुपाद के सम्मान में एक स्मारक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। श्रील प्रभुपाद एक कृष्ण भक्त थे, इसके साथ ही वे एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। इसके अलावा उन्होंने 1918 में गौड़िया मिशन की स्थापना की थी, जिसने वैष्णव आस्था के मूलभूत सिद्धांतों के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उन्होंने विश्व भर में वैष्णव संप्रदाय की आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और प्रसार के लिए हरे कृष्णा अभियान चलाया। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या फिर नागालैंड। दूसरा प्रश्न है, टेरी का मुख्यालय कहां स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न किए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, देश का पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? हैदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल या फिर नई दिल्ली। सही जवाब है विकल्प ए, हैदराबाद। अगला प्रश्न था, ब्राजील की सीमाएं किस देश को नहीं छूती हैं? कोलंबिया, वेनेजुएला, चिली या फिर उरुग्वे। सही जवाब है विकल्प सी, चिली। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन को अभी तक लाइक नहीं कर पाए हैं तो लाइक कर दीजिए और बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करने के लिए अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।